नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जो हमारा एमसीक्यू सीरीज चल रहा था एग्रीकल्चर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आज उसका पार्ट नंबर 16 है। हम पार्ट अभी तक 15 पढ़ चुके हैं। आप प्रीवियस ईयर वीडियो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्रीकल्चर के सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जैसे एएफओ, एफसीआई, एडीए, एनएससी, एसडीओ, आरईओ या बीएचयू, जेआरएफ, एमएस एंट्रेंस, एग्रीकल्चर का कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, मेरा नाम है गिरिराज करार, एक्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय, 7 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस, आईसीआर नेट क्वालिफाई। दोस्तों, हम आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। यहाँ पर डेली 30 क्वेश्चन एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराई जाती है मॉर्निंग 9 AM पर। इस चैनल की जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर आप एग्रीकल्चर के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से, जहां पर आपको टेस्ट सीरीज, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो, स्टडी मटेरियल या आप दिए गए नंबरों पर मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर एफसीआई के एग्जाम है 17 तारीख को, अगर आप अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट करना चाहते हैं तो आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। आप अगर बीएचयू की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एमएससी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन इन व्हीट। व्हीट क्रॉप्स के अंदर जो इरिगेशन की मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है वो कौन सी होती है? पहला ऑप्शन है हमारा सीआरआई, दूसरा स्टेज है लीफ जॉइनिंग, ठीक है, तीसरा है टिलरिंग और चौथा है डफ स्टेज। तो दोस्तों, आप सभी को मालूम है सबसे इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसका करेक्ट आंसर है ग्राउंड रूट इनिशिएशन, सीआरआई स्टेज। अब हम बात करते हैं कि व्हीट के अंदर कौन कौन सी इरिगेशन की स्टेज होती है। देखो, हमको आंसर तो पता चल गया कि सीआरआई स्टेज क्या होती है, मोस्ट क्रिटिकल स्टेज होती है, जो कि सोइंग के 21 डेज आफ्टर सोइंग के बाद आती है। अब हम ये देख लेते हैं कौन कौन सी इरिगेशन की जो स्टेजेस हैं व्हीट के अंदर होती हैं। तो कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं? देखो, व्हीट के अंदर पहली मोस्ट इंपोर्टेंट इरिगेशन स्टेज होती है कौन सी? ग्राउंड रूट इनिशिएशन स्टेज, जो कि कितने दिन बाद आती है? याद रखना, 21 डेज बाद आती है। और ये किसने दी? एग्जाम में साइंटिस्ट का नाम भी पूछते हैं कि सीआरआई स्टेज किसने दी थी, तो याद रखना आरवीएल भारद्वाज। अगर आप इरिगेशन सीआरआई स्टेज पर नहीं देते हो तो लगभग 40% तक क्या हो जाता है, क्रॉप प्रोडक्शन में कमी आ जाती है। दूसरी स्टेज जो होती है टेलरिंग स्टेज, जो कि 40 से 45 दिन बाद आती है, मतलब इसके 20 दिन बाद। हर स्टेज जो है 20 दिन बाद आएगी। तीसरी स्टेज हमारी जॉइंटिंग स्टेज, जो कि 60 से 65 दिन, मतलब इससे 20 दिन बाद। फिर अगली इससे 20 दिन बाद, ठीक है, फ्लोवरिंग स्टेज या बूटिंग 80 से लेके 85 दिन बाद आती है। मिल्किंग स्टेज 100 से लेके 105 दिन बाद आती है। डफ स्टेज 115 से लेके 120 दिन। एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है यहाँ से कि व्हीट की जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है कितनी होती है? 450 से लेके 650 mm होती है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डफ स्टेज क्या होती है। दोस्तों, डफ स्टेज क्या होता है कि जो मिल्क होता है मिल्किंग स्टेज में, जब मिल्क हार्ड होने लगता है तो उसको क्या बोलते हैं? डफ स्टेज। डफ स्टेज रेफर्स व्हेन मिल्की फ्लूइड ऑन व्हीट ग्रेन्स टर्न हार्डन। जब फ्लूइड क्या होने लगता है? हार्ड होने लगता है, तो उसको डफ स्टेज कहते हैं। अब एग्जाम में और क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं इरिगेशन से, हम सारे डिस्कस कर लेते हैं कि इफ वन इरिगेशन आर अवेलेबल, आपके पास इतना ही इरिगेशन है कि आप वन इरिगेशन, आपके पास इतना ही वाटर है कि आप वन इरिगेशन दे सकते हो, ओनली वन इरिगेशन, तो आप किस स्टेज पर अप्लाई करेंगे? सीआरआई स्टेज। If water is available to provide only one single irrigation, it should be applied CRI stage. अगर आपके पास ट्यूबवेल है, कुआं है, नहर है, उसमें इतना पानी है कि आप 2 बार इरिगेशन दे सकते हैं, तो हम सीआरआई और फ्लोवरिंग स्टेज पर इरिगेशन करेंगे। अगर हमको 3 इरिगेशन का वाटर है हमारे पास, तो हम सीआरआई, लेट जॉइनिंग, मिल्किंग स्टेज पर करेंगे। अगर हमारे पास 4 इरिगेशन का वाटर है, 4, तो सीआरआई, टिलरिंग, फ्लोवरिंग और मिल्किंग स्टेज पर करते हैं। ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना, एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं ये वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जियामेज इंडेंटाटा इजी। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा गया कि जियामेज इंडेंटाटा किसका साइंटिफिक नाम होता है? पॉपकॉर्न का, फ्लिंट कॉर्न, पोर्ट का, डेंट का। ठीक है दोस्तों, तो जियामेज इंडेंटाटा जो नाम होता है किसका होता है? डेंट कॉर्न होता है। अब देखो, जो मेज होता है उसके डिफरेंट टाइप्स की मेज होती है ना, कौन कौन सी होती है आइए देखते हैं। तो पहली हमारा डेंट कॉर्न। डेंट कॉर्न का जो साइंटिफिक नाम होता है वो होता है जियामेज इंडेंटाटा। और ये डेंट कॉर्न, इसका नाम क्यों है कि डेंट मतलब होते हैं दांत, ठीक है। इसका जो कर्नेल होता है, डेंट मतलब कैसा होता है? टूथ जैसा होता है। और ये अमेरिका में फेमस है। इंडिया के अंदर कौन सी ज्यादा लगाई जाती है? फ्लंट कॉर्न। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी लगाई जाती है? फ्लंट कॉर्न लगाई जाती है, जिसका नाम होता है इंडुराटा, ठीक है, कल्टिवेटेड इन इंडिया। एक होता है स्वीट कॉर्न, जिसका साइंटिफिक नाम होता है जियामेज सैकेराटा, ठीक है। फ्लोर कॉर्न, इसका साइंटिफिक नाम होता है जियामेज एमाइलेसिया, ठीक है। इसके बाद पॉपकॉर्न एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि पॉपकॉर्न का क्या नाम है? जियामेज एवर्टा।
वैक्सीकोन जीएमएज कैरिटेना और पोर्ट कौन होता है जीएमएज ट्यूनिकेट। आपको याद रखना है, ये एग्जाम्स में पूछी जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है रेनफॉल ड्यूरिंग फ्लोवरिंग इन पिजन पी। अगर जो अरहर होती है ना, अरहर, ठीक है, पिजन पी जो होती है रेड ग्राम जिसको हम कहते हैं रेड ग्राम, इस रेड ग्राम में अगर हम फ्लोवरिंग के टाइम पर अगर क्या आ जाती है, रेनफॉल हो जाती है, तो क्या होगा, पुअर पोलिनेशन, ठीक है, एंड पुअर पोड डेवलपमेंट। अगर फ्लोवरिंग के टाइम रेनफॉल आ जाती है बारिश, तो प्रॉपर पोलिनेशन नहीं होगा और पुअर पोड डेवलपमेंट, जो पोड है वो भी नहीं बनेंगे। अगर यहाँ पर पोलिनेशन लिखा है तो आप मेरे को एग्जाम से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अरहर जो है क्या सेल्फ पोलिनेटेड है या क्रॉस पोलिनेटेड है या ओफन है। तो याद रखना रेड ग्राम क्या ओपन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है। क्या है, ओपन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है दोस्तों। ठीक है। और एग्जाम में क्या पूछा जाता है, ठीक, और इसका एक एग्जाम और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, इसके अंदर कौन सा जर्मिनेशन प्रेजेंट होता है, हाइपोजियल। कौन सा जर्मिनेशन प्रेजेंट होता है, हाइपोजियल जर्मिनेशन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ये भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है। और एक इसका जो क्रोमोसोम नंबर होता है 2n बराबर कितना होता है, 22 होता है। तो इसका जो ओरिजिन प्लेस होता है, ठीक है, ओरिजिन प्लेस क्या होता है, अफ्रीका। इसका ओरिजिन प्लेस अफ्रीका होता है। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, कैजेनस कैजान। कैजेनस कैजान इसका साइंटिफिक नेम होता है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं। चलिए, ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ पल्म मिलेट। बाजरा की जो ग्रीन ईयर डिजीज होती है, हरित वाली रोग होती है, ये किससे होती है, तो दोस्तों ये होती है स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकुला नाम की फंगस से। कैसे होती है, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकुला फंगस से होती है। यहाँ पर है परनोस्पोरा पैरासिटिका, इससे कौन सी बीमारी होती है, इससे होती है डाउनी मिल्ड्यू ऑफ क्रूसीफर। जो क्रूसीफर्स होते हैं, जो क्रूसीफर फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं उनका डाउनी मिल्ड्यू डिजीज होती है। प्लाज्मोफोरा विटिकोला डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स की बीमारी होती है इससे। ठीक है। इसके बाद होता है सूडोपर्नोस्पोरा क्यूबेंसे, इससे होती है डाउनी मिल्ड्यू ऑफ कुकुरबिट्स, है ना, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ कुकुरबिट्स जो होते हैं कुकुरबिटेसी फैमिली के, उनकी डिजीज होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। द क्रिटिकल लिमिट ऑफ नाइट्रेट आयंस मिलीग्राम पर लीटर इन द ड्रिंकिंग वाटर। जो ड्रिंकिंग पानी, पीने का पानी होता है, डब्ल्यू जो अपना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO के स्टैंडर्ड से कितना लिमिट होना चाहिए, क्रिटिकल, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 10 मिलीग्राम पर लीटर है। अगर आप 1 लीटर पानी में देखते हो तो 10 मिलीग्राम से ज्यादा नाइट्रेट की कंसेंट्रेशन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है सीड पोटैटो डोरमेंसी ब्रोकन बाय। दोस्तों पोटैटो का जो है ट्यूबर है, इसमें जो डोरमेंसी आती है, इसको हम किससे ब्रेक करते हैं, एग्जाम्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हम करते हैं 1% थायूरिया, किससे, 1% थायूरिया, या फिर हम 1 ppm जिब्रेलिक एसिड भी यूज कर सकते हैं ना, जिब्रेलिक एसिड भी इसके साथ यूज किया जाता है। तो हम थायूरिया से क्या करते हैं, पोटैटो की डोरमेंसी को ब्रेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नेक्रोटिक स्टिक इन फ्लैग लीफ ऑफ व्हीट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। व्हीट के अंदर जो नेक्रोटिक स्टिक्स होती हैं, ऐसे सपोज ये व्हीट की लीव्स है, तो यहाँ पर आपको ऐसे स्टिक्स दिखेंगे ना, ये किसके कारण होती है, तो ये कॉपर की डिफिशियंसी के कारण ये डिजीज होती है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या होता है 100 सीड वेट ऑफ फेलेरिस माइनर, ठीक, सॉरी 1000 सीड वेट, 1000 मतलब होता है टेस्ट वेट, क्या होता है, टेस्ट वेट। फेलेरिस माइनर जो है, जिस क्या होता है, जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में गेहूंसा, क्या कहते हैं इसको, हम गेहूंसा भी कहते हैं। ठीक है। या फिर वीड का जो क्या है, मिमिक्री वीड है, मिमिक्री वीड, और हिंदी में इसको कहते हैं गिल्ली डंडा या गेहूं का मामा। ठीक है। तो इसका जो टेस्ट वेट होता है कितना होता है, 2 ग्राम होता है। ये एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है, एक बार वाटर सेट के एग्जाम में, JRF के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो फेलेरिस माइनर जो क्या होता है, नैरो लीव्ड वीड होता है। कैसा होता है, नैरो लीव वीड होता है ना। इसको कंट्रोल करने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन और पूछते हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए हम किस हर्बिसाइड का यूज करते हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए हम किस हर्बिसाइड का यूज करते हैं। तो दोस्तों एक तो होता है आइसोप्रोटेरिन, क्या होता है, आइसोप्रोटेरिन का यूज किया जाता है। ठीक है। अब प्रेजेंट में आइसोप्रोटेरिन के लिए रेजिस्टेंट शो करता है, तो अब क्या करते हैं हम सल्फोसल्फ्यूरोन, किसका, सल्फोसल्फ्यूरोन का यूज करते हैं ना, सल्फोसल्फ्यूरोन या फिर मेट सल्फ्यूरोन का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है ए नीम प्रोडक्ट यूज एज इंसेक्ट रिपेलेंट। ठीक है। इंसेक्ट को दूर करने के लिए नीम से या नीम का जो सीड्स होता है, निबोली जो होती है, उससे हम कौन सा प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है। या उसके अंदर कौन सा केमिकल सब्सटेंस होता है, तो एजा डायरेक्टिव नाम का सब्सटेंस होता है, जो कि इंसेक्ट रिपेलेंट का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 10 सेंट्रल एगमार्क लेबोरेटरी कहाँ पर है दोस्तों, सेंट्रल एगमार्क लेबोरेटरी जो है कहाँ पर है, नागपुर के अंदर है। देखो सेंट्रल एगमार्क लेबोरेटरी जो है क्या है, एगमार्क मतलब एग्रीकल्चर मार्केटिंग,
एगमार्क का फुल फॉर्म होता है भाई एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ठीक है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग होता है, ठीक है। ये क्या होता है, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उनको प्रॉपर क्या देना, एक मार्क देना भाई कि हाँ उसको फिर मार्केटिंग कराना। तो इसकी लेबोरेटरी कहाँ पर है, नागपुर, जो कि किस डिपार्टमेंट के अंदर होती है, ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ इंस्पेक्शन एंड मार्केटिंग, डीएमआई, जो है कि फरीदाबाद है ना, ठीक है, डायरेक्टर ऑफ इंस्पेक्शन एंड मार्केटिंग जो है इसका हेड ऑफिस कहाँ है, फरीदाबाद में। कहाँ पर है, फरीदाबाद हरियाणा में है, फरीदाबाद हरियाणा इसके अंडर है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1935 में, ठीक है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1935। जो ग्रेडिंग एंड प्रोड्यूसिंग एक्ट आया था, बाद में फिर अमेंडमेंट हुआ 1986 में, है ना, ग्रेडिंग एंड, ठीक है, ग्रेडिंग एंड प्रोड्यूसिंग जो एक्ट था, मार्केटिंग एक्ट, ठीक है, वो कब आया था, 1937 के अंदर आया था, फिर 1986 में उसमें सुधार भी हुआ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, विच इज द नॉट ए सोल्ड प्लांट, कौन सा सोल्ड प्लांट नहीं है, व्हीट, राइस, सोरगम, पल्मेट। तो दोस्तों व्हीट जो है लॉन्ग डे प्लांट होता है, बाकी सभी क्या होते हैं, ये शॉर्ट डे प्लांट है। एक मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ याद करने का, याद रखना आपको, जो रबी सीजन जो क्रॉप्स होती है, रबी सीजन क्रॉप्स क्या होती है, याद रखना, जनरल लॉन्ग डे प्लांट होती है, और जो खरीफ सीजन क्रॉप जो होती है, खरीफ सीजन क्रॉप वो शॉर्ट डे प्लांट होती है। आपको सिंपल याद रखने के लिए, ये हमेशा एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन अधिकतर 90% आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा इससे। क्वेश्चन नंबर 12, हु प्रपोज द लॉ ऑफ मिनिमम, लॉ ऑफ मिनिमम किसके द्वारा दिया गया, ठीक है, जस्टिन वॉन लीवेक के द्वारा 1840 के अंदर लॉ ऑफ मिनिमम दिया गया, ठीक है। इसके बाद ब्लैकमैन ने लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, है ना, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर इनके द्वारा दिया गया, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है, 1905 के अंदर। इनके द्वारा विलकॉक्स इनवर्स नाइट्रोजन यील्ड लॉ, है ना, इनवर्स नाइट्रोजन यील्ड लॉ, इनवर्स नाइट्रोजन यील्ड लॉ इनके द्वारा दिया गया, ठीक है, इनवर्स नाइट्रोजन यील्ड लॉ। जो मिस्टर लिच है, इन्होंने एक ना स्टेटमेंट दिया था कि किसी भी क्रॉप की जो यील्ड होती है, एक सिंगल जो फैक्टर होता है या जो अपना मिनरल होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है। तो इनका ये स्टेटमेंट था। राइजिंग ऑफ ए क्रॉप, रीग्रोथ ऑब्टेन फ्रॉम द रूट्स ऑफ द स्टॉक आफ्टर द हार्वेस्ट ऑफ ए क्रॉप इज टर्मिनेट। इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, रेटून। रेटून क्रॉप क्या होती है, ये सपोज ये क्रॉप्स है ना, जैसे बरसीम होती है, लूसरीन है ना, इनके अंदर तो यहाँ पर रूट्स है इनकी, ये सबकी हम क्या करते थे, इनको यहाँ से हार्वेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। हार्वेस्टिंग के बाद जो बचा हुआ स्टेबल्स होते हैं, हार्वेस्टिंग के बाद जो बचे हुए स्टेबल्स होते हैं, इनसे वापस क्या होता है, वापस क्रॉप ग्रो करने, रीजनरेट करने लगती है, ठीक है, जैसे शुगर कैन के अंदर भी होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, रेटून क्रॉप इसको हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द फंजाई यूज्ड एज ए बायो कंट्रोल एजेंट फॉर द प्लांट डिजीज। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, समझना, ठीक है, नहीं आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कि फंजाई यूज्ड एज ए बायो कंट्रोल एजेंट ऑफ द प्लांट डिजीज। प्लांट डिजीज के लिए हम बायो कंट्रोल एजेंट के तौर पर किस फंजाई का यूज करते हैं। तो इसका आंसर है ट्राइकोडर्मा फंगस का, किसका, ट्राइकोडर्मा, ठीक है, हार्जियनियम फंगस का यूज करते हैं एज ए फंजीसाइड, सीड ट्रीटमेंट वगैरह, ठीक है, एज ए फंजीसाइड की तरह यूज कर सकते हैं। देखो वाइवेरियम वेसियाना, वर्टिसिलियम लेकानी और मैटरा, ये जो है तीनों फंगस, ये इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए बायो एजेंट का काम करती है ना, इंसेक्ट को, ये ठीक है, बाउवेरिया बेसियाना, वर्टिसिलियम और मेटाराइजियम इंसिबल, ये तीनों क्या करती हैं, ये तीनों इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए इनका यूज किया जाता है। मींस ये तीनों जो होती हैं एंटोमोपैथोजेनिक फंगस होती है, और ट्राइकोडर्मा क्या होती है भाई, प्लांट डिजीज को एज ए फंजीसाइड की तरह यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पार्टिकल डेंसिटी ऑफ ए सोल इज ऑलवेज बल्क डेंसिटी, है ना, तो पार्टिकल डेंसिटी ऑलवेज इज ग्रेटर देन, ठीक है, बल्क डेंसिटी, पार्टिकल डेंसिटी जो होती है 2.65, ठीक है, ग्राम पर सीसी होती है, और जो हमारी बल्क डेंसिटी होती है वो हमेशा इसकी हाफ होती है, कितनी, 1.33 ग्राम पर सीसी, है ना, 1.33 ग्राम पर सीसी होती है। तो याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज एसोसिएटेड विद द इन्वेंशन ऑफ बोर्डेक्स मिक्सर। देखो बोर्डेक्स मिक्सर की जो खोज है किस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए की गई थी, इसके साथ इसकी खोज हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है डाउन मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, फ्रांस के अंदर, है ना, फ्रांस के अंदर तो ग्रेप्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो वहां पर ये डिजीज आई। तो फ्रांस के अंदर याद रखना डाउन मिल्ड्यू जो कि किससे होती है, अभी हमने पढ़ा था स्क्लेरोस्पोरा, सॉरी परनोस्पोरा विटिकोला नाम से, ठीक है ना, ठीक है। तो प्लाज्मोफोरा विटिकोला, प्लाज्मोफोरा विटिकोला नाम के फंगस से होती है। तो इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए, है ना, पीएमए मिलारडेट ने किसके द्वारा, मिलारडेट के द्वारा, किसके द्वारा, मिलारडेट के द्वारा, ठीक है, 1885 के अंदर किसकी, बोर्डेक्स मिक्सचर की खोज की। बोर्डेक्स मिक्सचर क्या होता है, तो कॉपर सल्फेट, ठीक है, प्लस लाइम,
प्लस वाटर, इन तीनों का जो मिक्सर होता है उसको हम क्या कहते हैं, बोर्डेक्स मिक्सर, जो कि 5, 5, 10 या फिर हम 1, ठीक है 1, ठीक है 1, 1, ये 5, 5 यहाँ पर सॉरी 5, 5, 50 है ना, ये 1, 1, 10 ये वाला रेशो है ना, 1, 1, 10। तो डाउनी मिल्ड्यू ग्रेप्स को कंट्रोल करने के लिए इसकी खोज की गई थी, है ना। डाउनी पल्ड मिलेट अभी हमने पढ़ा था, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकुला से होती है। डाउनी मिल्ड्यू ऑफ मेज, मक्का की है ना, ये होती है पर्नोस्पोरा सोरगाई के द्वारा। किससे होती है, पर्नोस्पोरा सोरगाई, याद रखना पर्नोस्पोरा सोरगाई है ना। और डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ओनियन जो होती है हमारी, याद रखना पर्नोस्पोरा डेस्ट्रक्टर नाम की फंगस से होती है। क्लियर है, आपको याद रखना है इसको, पर्नोस्पोरा डेस्ट्रक्टर नाम की फंगस से होती है। मैं लिख देता हूं यहाँ पर पर्नोस्पोरा, ठीक है पर्नोस्पोरा डेस्ट्रक्टर, ठीक है। इस फंगस से क्या होती है, याद रखना आप, ओनियन की डिजीज होती है डाउनी मिल्ड्यू। क्वेश्चन नंबर 17 है, द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर, साल का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है, तो 21 जून होता है, ठीक है। सबसे छोटा दिन कौन सा होता है, ये शॉर्टेस्ट डे होता है, सबसे छोटा दिन होता है ये साल का, और सबसे लंबा दिन 21 जून होता है। क्वेश्चन नंबर 18, मोस्ट ऑफ द गैसेस इंटरचेंज इन सोइल, सोइल के अंदर जो गैसेस का इंटरचेंज होता है, ठीक है, ऑक्सीजन CO2 अंदर बाहर जाती है, वो अधिकतर किससे होता है, डिफ्यूजन से। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, ठीक है, मूवमेंट ऑफ आयंस मॉलिक्यूल है ना, उनका हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ जाना, ठीक है, हाई से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करना, इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। तो सोइल के अंदर जो गैसेस का अधिकतर एक्सचेंज होता है वो किससे होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, टेट्राजोलियम टेस्ट इज एसोसिएटेड विद, ठीक है, टेट्राजोलियम टेस्ट किसके लिए किया जाता है, तो सीड वाइबिलिटी को ना, सीड वाइबिलिटी को पता करने के लिए टेट्राजोलियम टेस्ट करते हैं। तो इस टेट्राजोलियम टेस्ट के बारे में कुछ इंपोर्टेंट जो फैक्ट है कि गिवन बाई लैकून, ठीक है, याद रखना लैकून के द्वारा ये दिया गया था, किसके द्वारा, लैकून के द्वारा 1942 में ये टेस्ट दिया गया था। टेट्राजोलियम टेस्ट के अंदर याद रखना एक रेड कलर कंपाउंड बनता है जिसको हम फार्माजन कहते हैं, क्या कहते हैं, फार्माजन कहते हैं। और यहाँ पर कौन सा एंजाइम यूज काम करता है, ठीक है, तो डिहाइड्रोजिनेज, एग्जाम में पूछा जाता है, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 20, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, ठीक है, जो PAR होता है उसकी रेंज कितनी होती है, माइक्रोमीटर में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखो आप सिंपल याद रखना 400 से लेके 700 नैनोमीटर, ये होता है नैनोमीटर में, माइक्रोमीटर में 0.4 से लेके 0.7 माइक्रोमीटर, ये माइक्रोमीटर में होता है, ये नैनोमीटर में। अगर एंगस्ट्रॉम में पूछता है तो 4000 से लेके 7000 एंगस्ट्रॉम आपको याद रखना सिंपल। यहाँ पर करेक्ट आंसर है 0.4 से लेके 0.7 माइक्रोमीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर लाए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।